टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस बार हमारे साथ होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है। और गौरी इस बार शो में बहुत कुछ खास बताने वाली है, इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने नौकरी बदली है या छटनी के हुए शिकार, तो कैसे बचाएं अपना इनकम टैक्स। खाली पड़ी प्रॉपर्टी पर भी क्या बनती है टैक्स की देनदारी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कंपनी के मर्जर के बाद शेयर पर कैसे चुकाएं कैपिटल गेन्स टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहला मुद्दा नौकरी को लेकर के। पिछले दिनों कई सारी खबरें आई थी कि इस कंपनी ने 100 एम्प्लॉय निकाल दिए, इस कंपनी ने 1000 एम्प्लॉय निकाल दिए, इस कंपनी ने 5000 एम्प्लॉय निकाल दिए। तो ऐसे में जो निकाले गए एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है। या फिर कई लोगों ने नौकरी बदल भी ली है, तो नौकरी बदल दी है, वो पहले पेरोल पे थे, अब कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, तो टैक्स की देनदारी हर हालात में अलग अलग होती है। इन सारे हालात पर टैक्स की देनदारी अलग अलग कैसे बनेगी, इस पर बातचीत करेंगे गौरी से। पहली बात तो ये होती है कि मान लिया कारोबारी साल के बीच में ही हमने किसी ने नौकरी की छटनी हो गई, नौकरी छोड़नी पड़ गई, तो उनके ऊपर टैक्स की देनदारी क्या बनेगी अगर वो बाकी के साल में आमदनी का कोई स्रोत नहीं रहता है तो। ठीक है, तो देखिए, अगर नौकरी सपोज कीजिए आपने अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और आपने अगस्त तक नौकरी की है और अगस्त के बाद आपकी सितंबर ऑनवर्ड्स आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप अप्रैल से अगस्त तक की अपनी जो इनकम है वो डिक्लेयर करेंगे। उसी में आपकी जो डिडक्शंस हैं, आपको कुछ डिडक्शंस ऐसी होती हैं जो आपको नॉर्मली मिलती हैं, जैसे 80C 80D, वो आप पूरी की पूरी क्लेम कर सकते हैं अगर आप उसमें इन्वेस्ट या एक्सपेंस जो भी है वो कर रहे हैं। कुछ डिडक्शंस ऐसी होती हैं या एग्जेम्पशंस ऐसी होती हैं जो आपकी मंथ के हिसाब से लिंक्ड होती हैं, जैसे HRA है, 80GG का बेनिफिट है, और ऐसी चीज़ें वो आपको उन्हीं हिसाब से मिलेगी जितने महीने आपने काम किया है, उस हिसाब से आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी या एग्जेम्पशन मिलेगी। तो बाकी का साल जो आपने नौकरी नहीं की है और उसमें आपकी कोई भी और इनकम नहीं है, तो वहाँ से आपको कुछ भी इंक्लूड अपनी इनकम में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ कमाई तो की नहीं है। तो सब आप अप्रैल से अगस्त तक या जिस भी महीने तक आपने काम किया है उस महीने तक की इनकम अपनी इंक्लूड करेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शंस लेंगे, एग्जेम्पशंस लेंगे और अपनी रिटर्न को फाइल कर देंगे। अब एक हालात ये बनता है कि नौकरी एक जगह से छोड़ दी या फिर छोड़ना पड़ा, जैसे भी जिस हालात में हो, लेकिन दूसरी जगह हमने नौकरी की। अब दूसरी जगह हमने नौकरी की है, तो पहली जगह हम पेरोल पे थे, दूसरी जगह हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या फिर कंसल्टेंसी के रूप में है, तो वहाँ पे किस तरह से टैक्स कैलकुलेशन होगा? तो देखिए, जो कंसल्टेंसी का टैक्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। कंसल्टेंसी को हम बिजनेस प्रोफेशन मानते हैं, यानी कि कंसल्टेंसी अगर आप दे रहे हैं या आप फ्रीलांस कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय की जगह कंसल्टेंट के तौर पे गए हैं, तो आपका जो TDS है, एक तो वो आपका फ्लैट 10% पे कटता है। तो आपको बेसिकली उसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है, जिसमें आप अपने सारे खर्चे बुक कर सकते हैं, यानी कि आपने जो खर्चा किया अपनी गाड़ी के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, ड्राइवर की सैलरी, कोई असिस्टेंट रखा है, इंटरनेट का बिल, फ़ोन का बिल, ये सारे खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके घर की यूज़ हो रही है या आप जहाँ ऑफिस जाते हैं वहाँ की यूज़ हो रही है, या आपने कोई फर्नीचर खरीदा है, तमाम तरह के एक्सपेंसेस जो आपने उस कंसल्टेंसी को देने के लिए किए हैं, वो सारे के सारे आप क्लेम कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस और अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। जो भी बैलेंस बचेगा टैक्स का, या वो 10% से कम होगा या 10% से ज़्यादा होगा। 10% से कम होगा तो आपको रिफंड आ जाएगा, 10% से ज़्यादा होगा तो आपको एडिशनल पे करना होगा। और यही बात करें, जैसे आपने पूछा कि वो एज एन एम्प्लॉय ही चले गए, पहले भी एज एन एम्प्लॉय थे, नौकरी चेंज करी। यहीं पर रुकूंगा आपको कि अगर कंसल्टेंसी में जा रहे हैं तो मान लिया जाए अप्रैल से नौकरी पेरोल पे थे, सितंबर तक पेरोल पे थे, अक्टूबर से कंसल्टेंसी पे जा रहे हैं, तो दो अलग अलग तरीके टैक्स कैलकुलेशन होगा। जब पेरोल पे है उसका अलग होगा, कंसल्टेंसी का अलग होगा। बिल्कुल, दोनों अलग होगा। आपका जो सैलरी का भरना पड़ेगा नहीं, एक ही ITR में भरना पड़ेगा, लेकिन दो तरह से दिखाना पड़ेगा। एक इनकम फ्रॉम सैलरी दिखानी पड़ेगी, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन दिखानी पड़ेगी। तो दो तरह की इनकम दिखानी पड़ेगी, लेकिन फॉर्म एक ही होगा, फॉर्म दो नहीं होंगे, लेकिन आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक हालात ये बनता है जो आप कहना चाह रही थी कि नौकरी बदल ली है या फिर वहां से छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह नौकरी मिल गई है, ऐसे केस में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो देखिए, अगर आपने नौकरी कर रहे थे, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे थे और दूसरी कंपनी में भी आप एज एन एम्प्लॉय गए हैं, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो ये है कि आपने अपने नए एम्प्लॉयर को अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयर की जो आपकी इनकम आई है, जो सैलरी आई है, वो सारी आपने डिक्लेयर
कर दी, तो जो आपका नया एम्प्लॉयर है वो उस सैलरी को इंक्लूड करके उस हिसाब से आपका टीडीएस काट लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बताना नहीं चाहते कि पिछले एम्प्लॉयर से हमें कितनी सैलरी मिल रही थी और हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो उस केस में जो नया एम्प्लॉयर है वो अपने हिसाब से टीडीएस काटेगा। तो अब आपको मिलेंगे दो फॉर्म 16, तो आपको दोनों फॉर्म 16 को मर्ज करना होगा और दोनों को कंबाइन करके आप अपनी रिटर्न भरेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब दो फॉर्म 16 आपको मिलेंगे तो हो सकता है कि आपको जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है या स्टैंडर्ड डिडक्शन है या ऐसे जो भी डिडक्शंस हैं वो दो दो बार मिली होंगी, क्योंकि आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने भी दी होगी, आपके नए एम्प्लॉयर ने भी दी होंगी, लेकिन आपको वो एक ही बार लेनी है, आप उसको दो बार नहीं ले सकते। तो आपको दो फॉर्म 16 मिलेंगे, दोनों को कंबाइन करके आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो चलिए, तो इन सारी बातों का ख्याल रखिए। अगर आपने नौकरी बदली है या नौकरी बदलनी पड़ी है या फिर नौकरी पेरोल पे छोड़कर कंसल्टेंसी कर रहे हैं, किसी भी तरह के हालात में बदलाव हुए हैं, तो इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा। फिर भी कोई उलझन हो आप हमें लिख भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर, हम आपकी यहाँ पे जरूर मदद करेंगे। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ मैं। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, पीएसयू के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? हाँ, बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझनें हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी जी नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी, तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट तो 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है, लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में? हाँ, नहीं, फॉर्म 16 में वो दिखाई दे रहा है। फॉर्म 26A में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फॉर्म 26AS में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, क्योंकि विभाग जमा नहीं किया है विभाग के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपका टीडीएस कटा है और जमा हुआ है तभी वो 26A आपके फॉर्म 16 में आएगा। फॉर्म 16 में ऐसे नहीं आ सकता। तो पहले तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए क्या वो ओरिजिनल फॉर्म 16 है, क्योंकि कई बार ऐसा कोई केस सामने आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने जो फॉर्म 16 दिया है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोडेड नहीं होता। तो आप चेक कीजिए कि आपका जो फॉर्म 16 है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है और ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, सरकारी वेबसाइट से सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर ये नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कन्फ्रंट कर सकते हैं और आपका हक बनता है कि आप ट्रेसेस से डाउनलोडेड फॉर्म 16 मांगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर्म 16 ही है, यानी कि ऑथेंटिक फॉर्म 16 है, तो 26AS में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 26AS में नहीं आ रहा और फॉर्म 16 में आ रहा है।
तो आप अपना फॉर्म 16 लेके डिपार्टमेंट चले जाइए, डिपार्टमेंट आपको अपना फॉर्म 16 दिखाइए। फॉर्म 16 में जो जानकारी होती है आपकी TDS की, उससे जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेस कर पाएगा कि ये आपका ऑथेंटिक है कि नहीं और उनके सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आप उनके पास फॉर्म 16 लेके जाएंगे और कोई दिक्कत है, आपकी मैपिंग नहीं हुई है TDS की, तो वो मैप कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें कोई क्या ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है कि हम ऑनलाइन ही एक अपनी बात देखिए, ऑनलाइन बिल्कुल ग्रीवियंस आप रेज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप अगर पर्सनली जाएंगे तो थोड़ा सा आई थिंक बेटर हो पाएगा। और अगर आप अपना पर्सनली नहीं जाना चाहते हैं तो ग्रीवियंस रेज कीजिए, लेकिन ग्रीवियंस रेज करने का जो मेरा पर्सनल अनुमान है कि ये थोड़ा सा ना ऑनलाइन को जल्दी ख़त्म कर देते हैं और क्लियरली नहीं बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। बार बार उस पर आप ग्रीवियंस रेज करते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम हो सकता है ना सॉल्व हो, लेकिन अगर आप जाएंगे पर्सनली तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दोनों ही ऑप्शन है। अगर आप ऑनलाइन अपनी बातों को रेज करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं फॉर्म 16 अपलोड करके कि ये मेरा फॉर्म 16 यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमें ये 26AS में नहीं दिख रहा है। और नहीं तो जैसा कि गौरी बता रही थी, आसपास अगर नज़दीक में है अगर इनकम टैक्स ऑफिस, अगर आप जाने में सक्षम है तो वहाँ भी जाके अपनी समस्या सुलझा सकते हैं। फिर भी समस्या नहीं सुलझे तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। हम कोशिश करेंगे इसको इनकम टैक्स विभाग तक पहुँचाने की, ताकि आपकी समस्या सुलझ सके। चलते हैं अब लुधियाना, जहाँ से सुभाष कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? जी सर, मेरा सवाल है कि मैंने अपना दिसंबर 19 में 250 शेयर लिए थे कॉर्पोरेशन बैंक के, ठीक है, 23 रुपए 35 पैसे के हिसाब से, और वो बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गया। तो 16 अप्रैल को मेरे को 82 शेयर्स मिले यूनियन बैंक के। ठीक है। अब इसको मैं अगर बेचना चाहूँ तो मेरे को उसमें कैसे दिखाना पड़ेगा? कि कॉर्पोरेशन बैंक के शेयर तो मेरे पास है नहीं, ना ही बिक सकते हैं। मैं यूनियन बैंक के शेयर ही बेचूंगा, जो मेरे पास क्वांटिटी कम होके 82 रह गई और मेरा कॉस्टिंग पड़ा 7750। और जो अगर मैं जिस डेट को परचेज कॉर्पोरेशन बैंक के शेयर किए थे, डेट ऑफ परचेज वही दिखानी पड़ेगी कि या जो जिस डेट को मेरे को यूनियन बैंक के शेयर मिले वो दिखानी पड़ेगी? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा। कई सारे बैंक एम्प्लॉय के पास ये समस्या हो, क्योंकि कई लोग चाहे बैंकों का शेयर, जिन कई सारे बैंक के मर्जर हुए हैं, तो इसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए काफी रिलेवेंट सवाल है। बताएं गौरी। देखिए, आप जब इसको सेल करेंगे तो आप अपना कैपिटल गेन बुक करेंगे। तो आप जब इसको सेल करेंगे, सेल वैल्यू तो आपने जिस अमाउंट पे सेल किया है आप वो ले लेंगे। जो डेट है वो आप ओरिजिनल डेट लेंगे जिस डेट पे आपने कॉर्पोरेशन बैंक को परचेज किया था। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आप टोटल जो आपकी कॉस्ट है, जो आपकी आई थिंक 250 इंटू 23.5 होनी चाहिए, जो आपकी कॉस्ट है वो लेंगे। उसको आप डिवाइडेड बाय कर दीजिए जो आपके पास एक्चुअल शेयर्स हैं, आई थिंक 82 बोला आपने, तो उसको आप 82 से डिवाइड कर दीजिए और जो आपकी कॉस्टिंग आएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। और ये आई थिंक 2018 के बाद की बात है, तो इसमें ग्रैंडफादरिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डेट है, डेट तब से होगा जब से इन्होंने कॉर्पोरेशन बैंक के शेयर लिए हैं। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। जब कैलकुलेट करें कैपिटल गेन्स तो इनको क्या करना पड़ेगा? उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिवाइड करना पड़ेगा। उस जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे जो एक्चुअल शेयर्स अब हैं इनके पास, जो अलॉटेड शेयर्स हैं, यूनियन बैंक के जो मर्ज्ड शेयर जो आपको शेयर्स मिले हैं उससे डिवाइड करेंगे तो पर शेयर आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो उसके आधार पर आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सुभाष जी, काफी पेचीदा मामला था, लेकिन मुझे लगता है उलझन दूर हो गई होगी आपकी, और इस हिसाब से अपना टैक्स की देनदारी तय कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे खाली पड़ी प्रॉपर्टी पर भी क्या चुकाना होगा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, हम लोगों के सवाल लें इससे पहले एक मुद्दा जो बार बार आ रहा है और पिछले दिनों ये चीज़ें ज़्यादा हुई हैं कि लोग पहले से अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखे थे, लेकिन कुछ वजह से प्रॉपर्टी उनकी खाली पड़ गई, अब किराएदार है नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर भी क्या उनको टैक्स देना पड़ेगा या फिर कोई उपाय है बचने का?
जी देखिए लक्ष्मण, आज से कुछ साल पहले तक तो आप एक ही प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकते थे, यानी कि एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप आराम से उसको रख सकते थे। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक में आप रह रहे हैं, एक आपकी खाली प्रॉपर्टी है, तो आपको जो खाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डीम्ड रेंट के ऊपर टैक्स देना होता था। लेकिन 2019 के बजट में इसको चेंज किया गया और बोला गया कि आप दो प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकते हैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, जैसे आपने 3 घर खरीद लिए, 2 आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिए, तीसरा आपने खाली छोड़ दिया, तो जो खाली आपने छोड़ा है उसके ऊपर आपको डीम्ड रेंट देना होगा। या तो आप उसको एक्चुअल में रेंट पे चढ़ाइए, उसकी रेंटल इनकम पे टैक्स दीजिए। अगर आप एक्चुअल में उसको रेंट पे नहीं चढ़ा रहे हैं तो हम मान लेंगे कि वो रेंट पे चढ़ा हुआ है और आपको उससे इनकम आ रही है और हम उस पर आपसे टैक्स ले लेंगे। इसका कारण मुझे ये समझ आता है कि लोगों के पास रहने के लिए सबके पास घर नहीं होता, और जो हाई वैल्यू हाई HNI लोग होते हैं वो बहुत सारे घर इकट्ठे करके रख लेते हैं। तो सरकार चाहती है कि या तो वो उसको रेंट पे दें या हम उनसे उसके ऊपर टैक्स लें। तो आप 2 प्रॉपर्टी, 2 घर अपने सेल्फ ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं। उसके अलावा कोई होगा तो आप उस पर टैक्स देंगे, भले ही खाली रहे, भले खाली रहे, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली भी होगा। मतलब पैसे तो आप बिल्कुल 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 किस बात, टैक्स किराया आ नहीं रहा, कोई इनकम आ नहीं रही, लेकिन आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ये उस कैलकुलेशन कैसे होगा? तो उसका कैलकुलेशन एक फॉर्मूले से होता है जिसमें आप 2-3 रेंट आपको निकालने होते हैं। जैसे आपका पहले आप उस एरिया का रेंट देखते हैं, उस एरिया में कितना रेंट चल रहा है, कितना सरकार बोल रही है, ऐसे 3 कैलकुलेशंस होती हैं। उसमें से जब आप अमाउंट आपका जो निकलता है, जो डिराइव्ड वैल्यू होती है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। और अगर आपने इसको रेंट पे दिया हुआ है तो एक्चुअल में जितना रेंट आ रहा है उसी के ऊपर टैक्स देना होता है। खाली है तो जो आसपास की प्रॉपर्टी के रेट हैं, उसकी कैलकुलेशन होती है, उसमें कैलकुलेशन होती है, 3-4 चीजें होती हैं। उसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो पहले हमने रेंट दिया उसको आधार बना दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी होती है। इनफैक्ट रिटर्न में भी आप उसी कैलकुलेशन को डालते हैं और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ता है कि वो कैसे आप अमाउंट को निकालेंगे। प्रॉपर्टी रेंट पर है तो तभी अच्छा है कि जितना मिले उसके आधार पर टैक्स की देनदारी दिखा दी। खाली पड़ा तो और ज्यादा टेंशन, टैक्स तो देना ही है और टैक्स का कैलकुलेशन भी काफी पेचीदा हो जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल आपके पास? मैंने अपनी डॉटर का इनकम टैक्स रिटर्न डाला था। ठीक है। मेरे को इंटीमेशन आई है 143(1) के अंडर देयर इज नो ड्यू जबकि उसका मेरा 42,688 रुपए का रिफंड बनता है एडवांस टैक्स का, कि उसका इनकम 5 लाख से नीचे था तो वो 87A के अंडर में वो सारा एग्जम्प्ट हो जाता है कुछ। ठीक है। और ये जो अंडर 143(1) के अंडर में जो एडजस्टमेंट देख रहा हूँ, केवल उन्होंने 2 रुपए की एडजस्टमेंट की है। वो 42,688 को 42,690 कर रहा है। अच्छा। अब रिफंड कुछ नहीं बना दिखा रहा है। अब मेरे को इसके लिए क्या करना होगा? ठीक है, देखिए अगर आपने इसको ठीक पढ़ा है ऑर्डर को, 143(1) के ऑर्डर को, और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी सिर्फ 2 रुपए की एडजस्टमेंट हुई है, उसके बाद भी वो आपको रिफंड नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। यानी कि आप ऑर्डर को देखते ही बता सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये गलत पास हुआ है। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन होती है, आप उसको फाइल कीजिए। वो ऐसे ही केसेस में फाइल की जाती है जहाँ पे मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, यानी कि जैसे 143(1) की इंटीमेशन आई और वो गलत है इंटीमेशन, और आपने देखते ही बता दिया ये गलत है। इसमें कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है, यानी कि आप आर्ग्यू नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट आपसे आर्ग्यू नहीं करेगा, डिपार्टमेंट भी देखते ही समझ जाएगा कि हमसे गलती हुई है। तो इसमें आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं 154 की, और आपका जो रिफंड है आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, इस बात पे चिंता मत करिए। फिर भी ना मिले तो हम हैं यहाँ पे। अब चलते हैं अगले कॉलर के पास। शिखा बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं फरीदाबाद से। शिखा जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। बताइए क्या सवाल है? हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम फाइल करते हैं ITR तो उसमें से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को शो करते हैं। तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में 2 चीज होती है, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट और एक प्री EMI इंटरेस्ट। तो सर हमें इसको दोनों का ही बेनिफिट मिलता है ना?
ठीक है, मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ किस तरह से कैलकुलेट होता है। आप हाउसिंग लोन आपने लिया होगा, उसी के इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं। तो जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है वो सेक्शन 24 में जाता है। सेक्शन 24 में आपके अगर सपोज कीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप 2 लाख तक जो है इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है बैंक को वो सारा का सारा आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपको पोजेशन मिल जाता है घर का। तो उससे पहले का जितना भी इंटरेस्ट होता है वो सारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है। तो उसको आप टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो आप अगर सपोज कीजिए इस साल में आपका इस साल का इंटरेस्ट आपका 1 लाख है और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 50,000 है तो आप 1.5 लाख क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ओवरऑल लिमिट 2 लाख ही है। तो 2 लाख से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे उस साल का इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मिला करके। चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। देखते रहिए टैक्स गुरु। चलिए अब सीधे चलते हैं धनबाद, जहां से जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर जी। जी सर मेरा ये था, मैं एक फ्लैट अभी खरीदा हूँ जिसमें ये जो लैंड ओनर है उनका पार्ट है। ठीक है। तो जो बिल्डर हैं वो बोल रहे हैं कि 2 लाख का जीएसटी आपको मुझे देना होगा। अच्छा, तो ये क्या सही है? जीएसटी देना पड़ेगा, बिल्डर को देना होगा क्या? देखिए जो आपने परचेज क्या किया है, लैंड या बिल्डिंग? बिल्डिंग, अपार्टमेंट, फ्लैट। रेडी टू मूव इन है? जी जी। आपने कोई लैंड परचेज किया है तो उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी नहीं देना होता। कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी आपने परचेज की है उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी नहीं देना होता। अगर आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज की है तो सिर्फ उसमें आपको जीएसटी देना होता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपने जो बिल्डिंग परचेज की है वो कंस्ट्रक्टेड है, फुली कंस्ट्रक्टेड है, तो आपको इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं देना है। आपको कोई जीएसटी की देनदारी आपको ऊपर नहीं बनती है, क्योंकि रेडी टू मूव इन फ्लैट है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। और बिल्डर के बाद समझा दीजिएगा, शायद बिल्डर भी आपकी बात को मान लेगा। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी से जुड़ा हुआ, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलिए। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।